आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम कुछ डाटा सेट बताए थे कि एसपीएसएस में डाटा सेट अवेलेबल है। उन्हीं में से किसी को यूज़ कर लेते हैं इस वक्त। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ओपन में जाते हैं, डाटा, और ये ऑलरेडी मेरे पास फाइल वो पूरा पाथ ओपन है क्योंकि इसके बाद मैंने यूज़ ही नहीं किया स्पेसेस को। तो हम इसमें से सपोज करें कस्टमर डी बेस के नाम से इसे ओपन कर देते हैं। ये अच्छा खासा बड़ा डाटा सेट है। ठीक है, इसके लेबल्स और वेरिएबल्स, इससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। डाटा, और ये डाटा 5000 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अगर हम नाम से थोड़ा सा ख्याल करें, देखें, तो ये बेसिकली कस्टमर रिलेटेड भी डाटा है। कस्टमर की क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें सेव की हुई है, कोई 132 इंफॉर्मेशन सेव, यानी इस फाइल के मुताबिक 132 वेरिएबल है, 132 वेरिएबल्स हमारे पास, और 5000 ऑब्जर्वेशन है। डाटा की तरफ अगर हम आए तो इस डाटा में आपको टेक्स्ट डाटा भी नज़र आ रहा है, न्यूमेरिकल टाइप डाटा भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और भी अगर हम शायद इसमें कहीं पे मिसिंग ऑब्जर्वेशंस भी हों, ये एनालाइज करेंगे तो हमें तब भी आइडिया हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं। तो हम वेरिएबल व्यू में ज़रा डाटा को समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा है क्या। वो कि हमारे पास अभी डाटा की फुल डिटेल नहीं है, नेट से सर्च करें तो शायद हमें आइडिया हो जाए, लेकिन हम वेरिएबल के नेम की बेस पर, उनकी लेबल और उनकी वैल्यूज़ की बेस पे डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली जो कस्टमर का डाटा लिया हुआ है उसमें ऑब्जर्वेशंस और वेरिएबल हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला जो वो कस्टमर आईडी है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका रोल नंबर या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो कस्टमर आईडी का जो वेरिएबल है, स्टैटिस्टिकली इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम इसे एनालाइज नहीं कर सकते। ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है, उन्होंने इस पर कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई कीरीज लगानी है, या किसी पर्टिकुलर कस्टमर को सिलेक्ट करना है, तो ये आईडी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा नादरा का आईडी कार्ड होता है। लेकिन स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यूज में नहीं है, तो आप चाहें विद रेफरेंस टू स्टेटस, यानी अगर हम ये समझते हैं कि अब ये स्टैट की डाटा फाइल है, स्टेटस के लोगों के लिए डाटा फाइल है, तो आप इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, अननेसेसरी स्पेस ले रहा है ये हमारे लिए। अदरवाइज डिलीट नहीं करना चाह रहे, फिर भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, तो हम इसे एनालाइज नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की कोई स्टेटिस्टिक्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, फिर भी मेरे जहन में कुछ पॉइंट आया ऐसे कि मैं देखूं तो सही कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनती है। सपोज कर लें मैंने सिर्फ इसी वेरिएबल को सिलेक्ट किया, ओके कर लेता हूँ, तो देखें इसमें जितनी भी कस्टमर्स की आईडीज आ रही हैं सारी की सारी यूनिक आ रही हैं, यानी उनकी सिंगल ऑब्जर्वेशन आ रही है। यूनिक का मतलब या तो ये होता है कि कस्टमर आईडी की, कस्टमर की जो आईडीज हैं वो रिपीट हो रही होती है, तो शायद हम देख लेते कि किस पर्टिकुलर कस्टमर ने कितने टाइम कोई फला एक्टिविटी की। तो यहाँ पे अभी तक हमने जितना भी देखा है सारे का सारा 5000 टाइम ही रिपीट हो रहे हैं। तो इस सेंस में भी अगर आप देखें तो हमें कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होकर नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इस तरह के वेरिएबल को स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर नहीं करेंगे। रीजन, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, हमें कुछ हद तक आइडिया हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिका के ब्लॉक्स बने हुए हैं, या ईस्ट साउथ, ईस्ट वेस्ट, साउथ और नॉर्थ वगैरह पे कह लें, या किसी और तरह से क्लासीफाई कर लें। हम अगर इसमें देखते हैं इसकी वैल्यूज़ में जोन 1 2 3 4 5, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4, इस तरह से, या नेम के लिहाज से जो भी अगर है क्लासिफिकेशन, तो वो क्लासिफिकेशन आगे के कस्टमर किस ज्योग्राफिकल एरिया में बिलोंग करता है। एक तरह से उसका कंप्लीट एड्रेस नहीं है, एड्रेस का बेसिक पैरामीटर है कि वो डीजी खान की किस साइड पर है। उसके बाद टाउन साइज से मुराद ये है कि जिस एरिया में, जोन में आप रह रहे हैं या वो कस्टमर रह रहे हैं, उसमें पॉपुलेशन कितनी है, साइज से हमें ये आइडिया होता है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, साइज से मुराद या तो ये था कि उसका ज्योग्राफिकल एरिया
मीटर में, किलोमीटर्स वगैरह में, या फिर लोगों की तादाद। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये लोगों की तादाद होगी कि कितने इंडिविजुअल रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से उसकी जेंडर है, मेल और फीमेल। ठीक है, इसी तरह से एज है। एज की कोई वैल्यू नहीं डिफाइन की हुई है, और एज का जो लेवल है वो एज इन ईयर्स है, तो इसका मतलब है कि एज एक्चुअल एज है, कैटेगरीज नहीं है अभी। और अगर आप नेक्स्ट आए तो इसमें एज की कैटेगरी भी मौजूद है, यानी इस डाटा फाइल में उसने कस्टमर की ग्रुप भी बना दिए। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो आप कोशिश करें, आप फॉलो भी करें, जब भी आपने डेटा कलेक्ट करना हो तो कोशिश करें कि रिस्पोंडेंट से एक्चुअल एज जो है वो जरूर लें। एक्चुअल एज को आप बड़ी आसानी से ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आमतौर पर जो रिसर्चेस लोग करते हैं उसमें क्या करते हैं कि पहले ही ग्रुप बना लेते हैं। या तो आपको कंफर्म हो कि ग्रुप यही बनने हैं फिर तो ठीक है। अगर आपको ग्रुप कंफर्म नहीं है, लॉजिकली वो ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते, देन फिर आपको एक्चुअल एज लेनी चाहिए। बाद में जब आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाए तो फिर जिस तरह से आप रॉ डाटा की आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई होगी, ऐसे आप उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप कैटेगरी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रुप्स ले लिए पहले और बाद में आपको पता चलता है कि रिसर्च क्वेश्चन में एक्चुअल एज होनी चाहिए थी, तो ग्रुप से आप एक्चुअल एज नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अब हमें ये तो पता होगा कि 18 से कम एज वाले लोग भी हैं, उनकी एक्चुअल एज क्या है वो हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है बर्थ ऑफ मंथ। ये कुछ हद तक यूजफुल हो सकता है, मैंने कस्टमर की किस किस मंथ में जो है वो बर्थ है, उसने बर्थ डेट नहीं ली। अगर डेट होती तो शायद हमारे लिए कोई यूजफुल ना होती। ठीक है, लेकिन मंथ हमारे लिए यूजफुल हो सकता है कि बर्थ का जो है वो सपोज कस्टमर की शॉपिंग, उसके एटीट्यूड, उसकी जो डिफरेंट एप्टीट्यूड्स हैं उनसे क्या ताल्लुक है। जैसे ये वो कौन से बुर्ज वाले कहते हैं, ये स्टार्स वाले जो लोग हैं, फला मंथ में है तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। हो सकता है कि ये उस तरह से कोई पॉसिबिलिटी निकलती है। ऐसे ही हमारे पास ईयर्स ऑफ एजुकेशन। ईयर्स ऑफ एजुकेशन से हमारा, जैसे अगर आपसे पूछा जाए आपकी ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी आपकी एजुकेशन कितनी है, तो आप इंटरमीडिएट के बाद बीएस में आए और इंटरमीडिएट तक आपके 12 साल, और अब तक आपके 3.5 साल, 3 साल तकरीबन आपके बीएस के, 12 की 15 साल, आपकी 15 साल की एजुकेशन हो। तो ये ईयर्स ऑफ एजुकेशन से ये मराद है। ठीक है, इसी तरह से एज की कैटेगरी है, जॉब कैटेगरी है, जॉब की भी उसने डिफरेंट कैटेगरीज ली हुई है। तो एज कैटेगरी में देखें तो आई डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल यूनिवर्सिटी, जैसे हम प्राइमरी, मिडिल, इंटर, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीए, बीएससी या बीएस वगैरह, ये उस तरह की प्लस। ऐसे ही जॉब कैटेगरीज हैं। तो अब यानी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, हमारे लिए तमाम वेरिएबल्स को इस वक्त डिस्कस करना आसान नहीं है। हम चंद एक वेरिएबल देख चुके हैं, कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे कम्यूट बस है, ये कम्यूट कार है। कम्यूट के नाम से प्राइमरी कम्यूट ट्रांसपोर्टेशन, कि आपका आना जाना ट्रांसपोर्टेशन किस व्हीकल, किस टाइप ऑफ व्हीकल के ज़रिए से होता है। इस तरह से कैटेगरीज क्या हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो प्राइमरी व्हीकल जो है वो लीज पे है या आपने खुद ओन की हुई है, या आपकी जो अपनी व्हीकल है वो डोमेस्टिक है या इम्पोर्ट है। इसी तरह से फर्दर यानी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। हम चंद एक वेरिएबल को लेते हैं और उस पर डिफरेंट एनालिसिस की ट्राई करते हैं। अब तक वैसे अगर हम देखें तो हम कौन कौन से एनालिसिस कर चुके हैं और इस डाटा पे हम कौन कौन से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ मेजरमेंट के हवाले से देखें तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल, ये तीनों ही हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहे हैं। जहाँ पर ऑर्डिनल आ रहा होगा तो वहाँ पर देखें जैसे टाउन साइज है। ठीक है, इसी तरह से जनरल नॉमिनल होगा आपके पास, एज स्केल में है, एज कैटेगरी आपके पास ऑर्डिनल में होगा। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे उसके वेरिएबल भी डिफाइन किए हुए हैं कि वो इनपुट वेरिएबल है या आउटपुट वेरिएबल है। तो ये सारे ही उसने एज ए इनपुट वेरिएबल ही डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो हम इसमें हाँ वेरिएबल में मिसिंग वैल्यूज भी हैं। तो जैसे मैरिटल स्टेटस है, मिसिंग वैल्यू है, यानी किसी ने अपना मैरिटल स्टेटस नहीं बताया, वो हम एनालाइज करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा।
अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि किस तरह के वेरिएबल पे हम क्या कर सकते हैं। हमने अभी तक मतलब 3 चीज़ें देखी हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी मीन मीडियन मॉड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सप्लोर करना। ठीक है? तो हम रीजन पे अगर हम देखें तो रीजन चूँकि हमारा जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। हम इसकी फ्रीक्वेंसी एक्सप्लोर करने में हमें डायरेक्ट कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये क्वालिटेटिव टाइप वेरिएबल है। डिस्क्रिप्टिव भी फाइंड करने का फायदा नहीं होगा। हम इस वेरिएबल पर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे। फॉन्ट साइज भी चूंकि कैटेगोरिकल है तो ये भी वैसे ही होगा, जेंडर भी। लेकिन जो एज है ये हमारे पास इसका हम डिस्क्रिप्टिव भी ले सकते हैं और इसको हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो ये मैं करके नहीं दिखा रहा, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। हम फर्दर कोई ऑप्शन की तरफ जाते हैं, नया सीखते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं कुछ कर कर दिखा दूँ किसी भी वेरिएबल के लिए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ट्राई आप खुद कर लें एक दफ़ा। ठीक है? यानी कोई और वेरिएबल भी ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बोले हैं, इनके अलावा भी अगर किसी वेरिएबल में आप कंफ्यूज हैं कि इस पे हम एक्सप्लोर की तरफ जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव की तरफ जाएंगे या फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे, वो आप सोच लें, मुझे बता दें। इस वक्त हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन होगी क्रॉस टैब्स की। क्रॉस टैब मीन कॉन्टीजेंसी टेबल। कॉन्टीजेंसी टेबल जो आपने ड्रा किया था वो क्या था कि दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी टेबल का स्क्वायर गुणन से फिट टेस्ट किया होगा। उसमें एक कॉलम की सूरत में आपके पास कैटेगरीज आ रही थी, एक रो की सूरत। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पे सेल बनता था, उसमें उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास मेल और फीमेल है और उनकी जो सपोज जॉब कैटेगरी है, उनमें कोई ताल्लुक है। देखें, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो मेल रिलेटेड हैं, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो फीमेल रिलेटेड हैं। हम इस डाटा की बेस पे देखना चाह रहे हैं कि जो डाटा कलेक्ट हुआ हुआ है इसमें जेंडर और जॉब ग्रुप के दरमियान, जॉब कैटेगरी के दरमियान फ्रीक्वेंसी किस तरह से एग्जिस्ट करती है। तो आप जेंडर को रो या कॉलम में शिफ्ट कर दें, और ऐसे ही दूसरे वेरिएबल को, अगर एक को आपने रो में कर दिया तो नेक्स्ट को आप कॉलम में शिफ्ट कर दें। मैं फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं ले रहा फर्दर। ओके एक्टिव हो चुका है, तो हम ये देख लेते हैं कि ओके से के बाद प्रेस करने से हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो एक सिंपल सा टेबल आ गया, दो टेबल आ गए। पहला टेबल केस प्रोसेसिंग समरी है, उसने टोटल 5000 ऑब्जर्वेशन को यूटिलाइज किया। जो वेरिएबल हमने यूज किया उसमें कोई भी मिसिंग ऑब्जर्वेशन नहीं है, यानी इस जीरो का मतलब क्या है कि आपके पास मिसिंग ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा। आपके पास कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशन नहीं है और ऑल केसेस यूटिलाइज हुए हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास जॉब कैटेगरीज आ रही हैं, ये वाली, और ये आपके पास जेंडर आ रही है। ये वाला जो पूरा डाटा है ये सारा का सारा मेल रिलेटेड है विद डिफरेंट जॉब कैटेगरी। ये वाला इंफॉर्मेशन आपके पास फीमेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तमाम कैटेगरीज के लिए। ये मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल कैटेगरी है, यानी अगर मैं इसे पढ़ूं तो ये 661 है। इसका मतलब है कि 5000 में से 661 रिस्पोंडेंट ऐसे हैं कि आपके पास आई हो गया। आपके पास 6000 यानी इस डेटा में 6600 ऐसे रिस्पोंडेंट हैं जो मेल हैं और वो मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल जॉब करते हैं। तो ये जो 6061 है आउट ऑफ 5000 है। ठीक है? ऐसे ही आपके पास जो सेल एंड ऑफिसेज में काम करने वाले लोग हैं वो 8600 है। सर्विसेज में 3310 है। ये मेल आ रहे हैं सारे। ठीक है? इस लास्ट नंबर का मतलब क्या है कि आपके डाटा में टोटल 2449 मेल्स हैं आउट ऑफ 5000। इसका मतलब है 1379 ऐसे कस्टमर्स हैं जो मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल कैटेगरी में जॉब कर रहे हैं आउट ऑफ 5000।
तो यानी आपके पास ये सेल वैल्यूज हैं इंटरेक्शन पर, किसके इंटरेक्शन पे? एक वेरिएबल पे जो कि कॉलम में है और एक दूसरा वेरिएबल जो कि रो में है, और जो कॉलम टोटल है वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का टोटल बता रहे हैं, और जो रो टोटल है वो रो में मौजूद वेरिएबल की कैटेगरी का टोटल बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो अगर आप इस टेबल को देखें तो स्टैटिस्टिकली अभी ऐसा इसमें कोई एडवांस काम नहीं हुआ। इसमें हमने क्या किया है कि जेंडर और जॉब कैटेगरी वेरिएबल के दरमियान एसोसिएशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी एसपीएसएस ने हमें एसोसिएशन कैलकुलेट कर नहीं दी। अभी उसने जस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करके दी है। एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया जिसे हम टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल कह रहे हैं, क्योंकि इसके कॉलम में भी आपके पास फ्रीक्वेंसी, कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्रीक्वेंसी है और रो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप इस नंबर को अलग नहीं पढ़ सकते। जब भी आप इसमें से किसी भी नंबर को पढ़ेंगे वो लाजमी तौर पर रो से और कॉलम से अटैच हो रहा होगा। तो हमारा काम तो था कि हम ये देखना चाह रहे थे कि इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड जॉब कैटेगरी, जॉब कैटेगरी और जेंडर में कोई ताल्लुक है। काइस्कर कॉन्टिजेंसी टेबल में आपने एच नॉट क्या बनाया होगा, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल 1 एंड कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल 2। और H1 आपके पास क्या था, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल 1 एंड कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल 2। तो हमने वो चीज टेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस टैब्स। अब हम इसकी ऑप्शंस को देखेंगे। इसमें हमें बहुत सारी ऑप्शन नजर आ रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। जैसे एक है डिस्प्ले क्लस्टर बार, वो कभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्लस्टर बार चार्ट, आपके पास बार चार्ट भी ड्रॉ हो जाएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रॉ होगा। लेकिन अभी इस पे एसोसिएशन कैलकुलेट नहीं हो रही। आप जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में और पहली ऑप्शन काई स्क्वायर के लिए, या और भी ऑप्शन है। अगर आपके पास सारे वेरिएबल नॉमिनल है तो इनमें से आपको चूज करेंगे, ऑर्डिनल है तो फिर ये, नॉमिनल बाय इंटरवल है तो फिर ये, और कुछ और भी स्टैटिस्टिक्स है। तो हम सिर्फ काई स्क्वायर की तरफ चले जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ओके एक्टिव है, ओके कर देते हैं। अब देखें आपके पास ये वो टेबल है, यानी अगले एनालिसिस में, सेकेंड एनालिसिस में ये वही टेबल है जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टेबल इजाफी आ गया। इस टेबल में कुछ चीजें समझने वाली हैं। काई स्क्वायर, पियर्सन काई स्क्वायर 2.077 आ रही है। ये कौन सी कैलकुलेटेड काई स्क्वायर है जो कि आपने किस तरह से कैलकुलेट की थी? तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये इस तरह से कैलकुलेट हुई है, यानी पहले आप इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे 661 की। उसका तरीका आपने क्या किया था, इस कॉलम का टोटल और इसकी रो का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, यानी 661 की एक्सपेक्टेड फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, इसे और इसे मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था और 5000 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो इसकी इसी तरह से जब इसकी ली थी एक्सपेक्टेड, तो इसका टोटल और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5000। टेबल की फाइंडिंग क्या है अभी हम ये भी देखते हैं, लेकिन फिलहाल जो अगली चीज देखने वाली है वो हमारे पास ये ग्राफ, जेंडर मेल, मेल के अंदर तमाम कैटेगरीज का कंपैरिजन, फीमेल की तमाम कैटेगरीज। टेबल से हो सकता है हमें डायरेक्ट इतना आइडिया ना हो, लेकिन यहाँ पे देखें मेल ज्यादातर किस कैटेगरी में काम करते हैं, ग्रीन, डार्क ग्रीन टाइप कैटेगरी में, और वो कौन सी है, सेल्स एंड ऑफिस, मार्केटिंग का काम करना है, शॉप टू शॉप जाना है, डोर टू डोर जाना है, वो ज्यादातर मेल काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वैसे अगर आप देखें फीमेल में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, फीमेल में उससे थोड़ा सा उससे भी ज्यादा। दूसरी कैटेगरी जो है वो अगर आप देखें तो वो मैनेजरियल में है। उसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट इक्वल है ऑपरेशन, फैब्रिकेशन, जनरल लेबर और सर्विसेज में। इसी तरह से रेट जो है वो सबसे कम है। अगर आप मेल और फीमेल का पैटर्न देखें तो मोरलेस मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आप इस वैल्यू पे देखें तो काई स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम है।
chi स्क्वायर की टेबल वैल्यू जब आप लेंगे तो वो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे लेंगे, वो इससे बड़ी होगी क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू स्मॉल है, टेबल वैल्यू लार्ज है, तो एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है। इसके मुताबिक देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड जॉब कैटेगरी। और वैसे देखें तो दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है इसे पी वैल्यू कहा जाता है, एस एच जी सिग्निफिकेंस वैल्यू। तो ये पी वैल्यू है। पी वैल्यू को आपने क्या करना होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कंपेयर करना होता है। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम होगी तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। पी वैल्यू स्मॉल हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी 0.05 बड़ा हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये 0.05 से बहुत बड़ी वैल्यू, एच नॉट एक्सेप्ट होगा, एच नॉट एक्सेप्ट होगा। हम इसी में कुछ और वेरिएशन करके देखते हैं, कुछ और अपडेट करके देखते हैं। हम ऊपर वाले की 5 थी। हाँ जी, मैं बताता हूँ। हम यहाँ पर एक और काम करते हैं कि अब मैंने सेल को क्लिक किया, क्रॉस टेबल सेल डिस्प्ले आ गया। मैं कहता हूँ मुझे इसकी एक्सपेक्टेड भी कैलकुलेट कर दे। बाकी और भी हैं, आपने रो वाइज, कॉलम वाइज या टोटल वाइज परसेंटेज लेनी है, आपने रेजिडुअल्स कैलकुलेट करने हैं, ये बहुत सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर हम अपनी क्लास प्रैक्टिस के वाले से देखें तो हम काइस्केर में दो काम कर रहे होते थे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, एक्सपेक्टेड आप खुद कैलकुलेट करते थे, ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस लेकर एक्सपेक्टेड से डिवाइड करके आप स्केयर लेकर फिर उसे सम करते थे तो काइस्केर आ जाता था। तो अब क्या होगा, अब देखें उनके एक्सपेक्टेड भी आ गए। ऑब्जर्व आपने 661 की, एक्सपेक्टेड 675.4 आ रही। ये आप चाहें तो खुद चेक भी कर सकते हैं कैसे ये हुई है। मैं ऐसी एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। जो पहली रो है उसमें रो टोटल है 2449, कॉलम टोटल है 1379। इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया और 5000 से डिवाइड कर दिया। लेकिन ये आंसर आ रहा है ना, कोई और कैलकुलेट करके देखते हैं, सपोज इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। ये टोटल में आ जाएगा, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 115 वाली रो में तो इस 2551 मल्टीप्लाई बाय 218 डिवाइडेड बाय 5000, तो देखें यही आता है। ठीक है, तो डेसिमल्स को जब आप राउंड करेंगे, सॉरी राउंड करेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट आना है और दूसरा भी डेसिमल बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये आपको सिर्फ एक टेस्ट नहीं दे रहा, ये आपको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट भी दे रहा है, लीनियर बाय लीनियर एसोसिएशन भी दे रहा है। लीनियर बाय लीनियर एसोसिएशन के फॉर्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ पैरामीटर जिसमें से यूज हो रहे हैं उसी हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। क्या इसके और लाइक्लीहुड रेशियो में एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कैसे कैलकुलेट होती है, याद है किसी को? कॉन्टिजेंसी टेबल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रोज -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1। कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 -1 5। कितनी रोज हैं? 1, ये वाली 1 और ये 2, 2 -1 1 1 5 5 आ जाएगा। ऐसे ही बाकी टेस्ट की डिफरेंट टेस्ट है। ठीक है, हम चूंकि काइस्केर डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हमारे लिए फिलहाल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे और ये उसकी पी वैल्यू जहाँ तक कुछ पूछना हो। अब देखें, अगर 5000 ऑब्जर्वेशन पे आपको कहा जाता है कि इसका कॉन्टिजेंसी टेबल बनाएं, ठीक है, और फिर उस पे एक्सपेक्टेड फाइंड करें, फिर उसकी प्राइस कैलकुलेट करें, कितना टाइम लगेगा। और जी, एक एक क्या हो जाता है, यहाँ पे एक क्लिक में हो जाता है। और यहाँ पे आप अभी तक आपने जो मेरे ख्याल में बुक्स में पढ़ा होगा, आपको ये टेबल दिया जाता था। अगर ये टेबल खुद बनाना हो तो ये काफी हद तक डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों?
देखें, अगर हम यहाँ पर इसकी एक्चुअल कैटेगरीज पर आए, एक्चुअल डेटा पर आए, तो एक वेरिएबल हमारे पास जेंडर है और एक एज कैटेगरी है। ठीक है, मैं इन दोनों को इन्हें एज कैटेगरी थी, जॉब कैटेगरी थी, मैं जॉब कैटेगरी ले लेता हूँ और इन्हें जेंडर को मैं जॉब कैटेगरी के करीब कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी आ जाए। हो गया ये जेंडर और ये जॉब कैटेगरी। एक्चुअल में क्या होगा, मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल और इधर फीमेल वन अक्रस होगी। नेक्स्ट मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल 3 और एक 4, ऐसे हम काउंट करते जाएंगे वन बाय वन। यानी वो पेयर जिसमें जॉब कैटेगरी मैनेजरियल और प्रोफेशनल है और जेंडर फीमेल है, उसे भी 5 ऑब्जर्वेशन में से सर्च आउट करेंगे, काउंट करेंगे, तो ये कितनी बनेंगी, मैनेजरियल और फीमेल में ये 718 बनेंगे। अभी हमने सिर्फ 5 काउंट किए, ये हमने 5000 में से काउंट करना है। फिर ऐसे ही मेल के साथ काउंट करें, क्योंकि इसमें बाय चांस 2 कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल में। अगर हमें ये पता हो कि टोटल मैनेजरियल प्रोफेशनल कितने हैं, तो फिर हम बाय सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं। 379 माइनस 718, तो ये आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर हमें ये मालूम हो। अगर नहीं मालूम तो फिर हमें मेल के लिए भी काउंट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर आपको, अगर आप इसे नहीं डाटा एंटर कर दें, गो के डाटा एंटर करने में भी टाइम लगना है, सादर है वो भी, तो ऐसे नहीं हो जाना, डाटा एंट्री में भी टाइम लगेगा, लेकिन आपका एनालिसिस या ऑल पॉसिबल या मैक्सिमम पॉसिबल एनालिसिस या डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस आपके लिए चंद क्लिक्स पे आ जाएगा और इसमें एरर के चांस भी कम होंगे। अगर मुझे यही गिनना तो हो सकता है कि जैसे आपको याद होगा जब आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए थे तो आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ और बन रही थी, आपकी कुछ और, आपकी कुछ और। हालांकि कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 30-35 की ऑब्जर्वेशन, 30-35 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं बनती, तो 5000 में कहाँ से बनेगी, वो भी ट्रू है। तो सॉफ्टवेयर के पैकेजेस हम पढ़ एक और इसलिए रहे हैं ताकि अगर हमें एनालिसिस करना हो तो वो विद एक्यूरेसी आए।